ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अरावली पर्वतमाला में सबसे पहले हम देखते हैं इसका विस्तार। देखें ये राजस्थान में कहां से कहां फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। ये वही दिशा है जो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रहती है किस शाखा की? अरब सागरीय शाखा की। ये वही दिशा है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। और कितने किलोमीटर? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। खेड़ ब्रह्मा कहाँ है? पालनपुर, पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के और रायसीना हिल्स कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली में तो यहां तक जो राष्ट्रपति भवन है वहां तक कितने किलोमीटर? 692 किलोमीटर फैली हुई है। टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में कहां तक स्थित है? राजस्थान में सिरोही, सिरोही से लेकर के और यहाँ अलवर, अलवर तक। ये कितने? अलवर, झुंझुनू और जयपुर ये यहाँ पर सीमा तक लगते हैं। कितने किलोमीटर? 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर लंबी ये राजस्थान में फैली हुई है। अब 692 का 550 किलोमीटर कितने प्रतिशत होता है? तो ये लगभग 80% होगा। 80%। तो जो अरावली पर्वतमाला है उसका राजस्थान में विस्तार कितना है? 80%। किलोमीटर पूछे तो 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर राजस्थान में फैला हुआ है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये दो क्रम में विभाजित है। इसको एक तो अरावली क्रम कह देते हैं और इसका जो उत्तरी भाग है जो दिल्ली के नजदीक रायसीना हिल्स तक है वहां इसको दिल्ली क्रम की चट्टान कह देते हैं। दिल्ली क्रम की चट्टान और दिल्ली क्रम की श्रृंखला। दिल्ली क्रम की जो श्रृंखला है, दिल्ली क्रम की जो श्रृंखला है वो क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। दिल्ली क्रम की जो श्रृंखला है वो क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। और ये जो अरावली है इस अरावली को नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट सभी प्रकार की चट्टानों से निर्मित माना जाता है। क्लियर है ये? अब देखिए इसका विस्तार कितने जिलों में है? तो 13 जिलों में इसका विस्तार माना जाता है। 13 जिलों में, 13 जिलों में इसका विस्तार है। कौन कौन से जिले हैं? सबसे देखें, सबसे पहले उदयपुर संभाग के जिले देखते हैं। उदयपुर संभाग के कौन कौन से जिले हैं? तो उदयपुर संभाग के जिलों में आ जाएगा राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर खुदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा नहीं आएगा, बांसवाड़ा नहीं आएगा इस अरावली पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत। डूंगरपुर आएगा। तो उदयपुर संभाग के ये 5 जिले आ जाएंगे जिसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। जोधपुर संभाग के 2 जिले, जोधपुर संभाग के 2 जिले कौन कौन से? एक तो पाली, एक तो पाली और दूसरा है सिरोही, सिरोही। देखिए गौण रूप से देखें तो 17 जिलों में इसका विस्तार माना जाता है अरावली का, लेकिन मुख्य 13 जिले हैं। तो गौण में खुद जोधपुर भी आ जाएगा, खुद जोधपुर भी आ जाएगा, लेकिन मुख्य में 2 ही आएंगे, पाली और सिरोही। इसके बाद जयपुर संभाग में देखें, जयपुर संभाग के हैं अलवर, अलवर,
सीकर, झुंझुनू, जयपुर, ये 4 जिले जिनमें अरावली का विस्तार है, तो 4 यहां से हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद अजमेर, अजमेर संभाग के 2 ही जिले हैं। कौन कौन से? एक तो खुद अजमेर और एक है भीलवाड़ा, तो 2 यहां से आ जाएंगे। तो 5 और 2 7, 7 और 6 13 जिलों में मुख्य रूप से अरावली का विस्तार है। और यदि गौण रूप से देखेंगे तो कितने जिलों में आएगा? 17 जिलों में इसका विस्तार आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अरावली जो है ये किस काल की पर्वत श्रृंखला है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अरावली किस काल की पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत श्रृंखला है। प्री कैम्ब्रियन काल की विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में इसका नाम आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला का प्री कैम्ब्रियन काल मतलब आज से 65 करोड़ वर्ष पहले, यदि इसको मिलियन में कहें तो 650 मिलियन, 65 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम भौतिक रचना यही है, अरावली पर्वत श्रृंखला। किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें मिलती है। अरावली की जो संरचना है वो वैसे ही मानी जाती है जैसे अमेरिका में अपलेशियन पर्वत की संरचना मानी जाती है, सेम वैसे ही मानी जाती है। देखें इसकी जो आकृति है वो कैसी है, यहां से लेकर के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के, और यदि हम आगे की तरफ देखें तो ये कैसे दिखाई देती है? एक तानपुरे, वाद्य यंत्र है तानपुरा, तानपुरे की तरह दिखाई देती है अरावली। क्लियर है। अरावली जो है ये वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। कहा जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले इसकी ऊंचाई हिमालय से भी ज्यादा थी, हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी ज्यादा थी। अनाच्छादन के कारण इसकी ऊंचाई अब इतनी रह गई है, कितनी? औसतन 930 किलोमीटर 30 मीटर, 930 मीटर ही धरातल से ये औसत ऊंचा है। पहले इसकी ऊंचाई आज से करोड़ों साल पहले कितनी थी? हिमालय से भी ज्यादा मानी जाती थी। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए इसका उच्चतम और न्यूनतम बिंदु कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। उच्चतम बिंदु देखेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो अरावली का सबसे ऊंचा जो बिंदु आ जाएगा वो कौन सा है? गुरु शिखर है, जो कितना ऊंचा है? 1722 मीटर, 1722 मीटर ऊंचा है। ये गुरु शिखर जो है ये हिमालय और दक्षिण भारत की जो ऊंची चोटी है उसके बीच में सबसे ऊंचा बिंदु यही है। हिमालय और दक्षिण भारत की जो ऊंची चोटी है उसके बीच में एक ऊंचा बिंदु यही माना जाता है। किसको? अरावली को। क्लियर है। और अरावली का कौन सा बिंदु? गुरु शिखर को। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है अरावली का? निम्नतम तो वो आएगा पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी, पुष्कर घाटी अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु है। ये ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है सवाल। अरावली की यदि हम चट्टानी विशेषता देखें तो अरावली की चट्टानी विशेषता ये है कि राजस्थान के सबसे ज्यादा खनिज भंडार अरावली में है। हम बात करेंगे कौन से खनिज? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज की जब भी बात आ जाए विशेष तो अरावली करना है। यदि ये आ जाए कि प्राकृतिक पेट्रोलियम खनिज कहां पर है तो आप पश्चिमी मरुस्थल की तरफ चले जाएंगे। धात्विक खनिज का नाम आते ही आप अरावली करेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखें कि इसमें जो मिट्टी है वो मिट्टी सबसे ज्यादा किस फसल के लिए उपयोगी है? तो मक्का की फसल के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है अरावली की मिट्टी।
यदि यहाँ की जलवायु देखें तो उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वार्षिक के बीच में रहती है। वार्षिक वर्षा कितनी है? 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच में। यहाँ पर सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार की बात करें, देखिए अरावली का सर्वाधिक विस्तार देखें तो वो है उदयपुर में। और यदि न्यूनतम विस्तार देखें, न्यूनतम विस्तार कहां पर है? तो वो आएगा अजमेर में। सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार हमें ध्यान में रखना है। सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में है, और न्यूनतम कहां पर है? अजमेर में है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अरावली के जल विभाजन की। देखिए भारत में अरावली को जल विभाजक माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि अरावली के, यहां देखिए अरावली के जो पश्चिम दिशा ये वाली हिस्से में और ये पूर्व दिशा ये वाले हिस्से में, जो अरावली के पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं वो सारा का सारा अपना जल किस तरफ लेकर के जाएंगी? ये लेके जाएंगी अरब सागर की ओर। और यदि इसके पूर्व दिशा की ओर ये नदियां बह रही है तो ये अपना जल किस तरफ लेकर के जाएंगी? बंगाल की खाड़ी की ओर। और यदि इनमें वो नदियां हैं जो किसी मुहाने तक नहीं पहुंचती हैं तो वो क्या कहलाएंगी? अंतः प्रवाह की नदियां। हमें अंतः प्रवाह की नदियों को ना देखते हुए केवल ये देखना है कि अरब सागर की ओर और बंगाल की खाड़ी की ओर नदियों का जो मुख है वो परिवर्तन कर देती है। कौन? अरावली। केवल अरावली के इस तरफ बही तो बंगाल की खाड़ी और इस तरफ पश्चिम की ओर बही तो अरब सागर की ओर नदियां अपना जल लेकर के जाएगी। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? इसको भारत का महान जल विभाजक भी कह देते हैं। किसको? अरावली को। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि अरावली जो है इसके समानांतर यहां से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है और जयपुर से दिल्ली रायसीना हिल्स तक क्या जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला भी जाती है। तो अरावली के समानांतर यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब देखते हैं अरावली के 3 विभाजन करते हुए कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, क्योंकि इसके 3 विभाजन हम कर सकते हैं। इनकी क्या विशेषता रहती है? सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिणी अरावली की विशेषता। देखिए दक्षिणी जो अरावली है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है। दक्षिणी अरावली राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है। और ये किन किन जिलों के अंतर्गत आती है? तो सिरोही, पाली, राजसमंद, फिर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, ये टोटल 7 जिले हैं जिनके अंतर्गत दक्षिणी अरावली आती है। क्लियर है? जो दक्षिणी अरावली की विशेषता है, एक तो इसकी पहाड़ियां, दूसरा इसकी ऊंची चोटियां, पहाड़ियां, ऊंची चोटियां, इसके पठार, ये इसकी प्रमुख विशेषता रहेगी। तो हम एक एक का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ कहां? राजसमंद। कुंभलगढ़ और गोगुंदा कहां? उदयपुर। तो इनके बीच में एक पठार स्थित है जिसका नाम है बोराट का पठार। बहुत बार पूछा जाता है किस किस के मध्य स्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। और कितना ऊंचा है? 1225 मीटर ऊंचा है ये। क्लियर है? दूसरा,
सिरोही में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, इनको क्या कह देते हैं? बाखर कह देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिरोही जिले में बाखर क्या चीज है? उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं। यही सवाल पूछा जाता है कि सिरोही जिले की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को किस नाम से बुलाया जाता है? तो बाखर के नाम से बुलाया जाता है। फिर है गिरवा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर में, कहां पर है गिरवा? उदयपुर में। उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, गोल तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? उनको गिरवा नाम दिया गया है। कहां पर है? उदयपुर में है, ये ध्यान में रखना है। फिर बात आती है अब्बू पर्वत की। अब्बू पर्वत की, देखिए अब्बू पर्वत कहां पर है? सिरोही में। सिरोही में किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ है, सिरोही में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। देखिए इससे ऊपर उड़िया का पठार है। उड़िया पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया, कहां पर है? सिरोही में। सिरोही में इसी पठार से 160 मीटर नीचे यहां पर एक पठार स्थित है सिरोही में, जिसका नाम क्या है? अब्बू पर्वत। क्लियर है? अब्बू पर्वत। तो ये ध्यान में रखना है, अब्बू पर्वत सिरोही में कितना ऊंचा है? 1200 मीटर ऊंचा है। और किस पठार की तली में स्थित है? तो उड़िया पठार की तली में स्थित है। उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर ऊंची है। क्लियर है? अब इसके बाद माउंट अब्बू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में यदि पर्यटन के लिए सबसे आदर्श जगह मानी जाती है तो वो माउंट अब्बू, स्वास्थ्यवर्धक स्थान के रूप में माउंट अब्बू को मानी जाती है। कहां? सिरोही में। इसीलिए माउंट अब्बू को राजस्थान का शिमला या राजस्थान का बरखोयांस्क भी कहते हैं। बरखोयांस्क कहां पर है? रूस में। रूस में, क्योंकि विश्व का, यदि एशिया का सबसे ठंडा स्थान कहें तो बरखोयांस्क आएगा। बरखोयांस्क आएगा, तो ये राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आ जाएगा। कौन सा? माउंट अब्बू। माउंट अब्बू, जहां पर हमेशा क्या रहता है? शीत ऋतु जैसा एहसास रहता है माउंट अब्बू पर, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? बरखोयांस्क कह देते हैं। अब बात करते हैं कि दक्षिणी जो अरावली है उसकी पहाड़ियां कौन कौन सी है? पहाड़ियों की जब भी बात आएगी तो हम जालोर में देखेंगे। जालोर में पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों को आपने ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है, ताकि आप इसके ऊंचाई के घटते क्रम को भी याद रख सके। कैसे? डोरा इसे रोज झाड़ती है। डोरा इसे रोज झाड़ती है। डोरा से डोरा पर्वत आ जाएगा 900 से केवल 3 ही मीटर कम है, 897। इस राणा भाकर, जालोर में है ये सारे। इस राणा भाकर ये 839 मीटर ऊंची है। रोजा भाकर 730 मीटर ऊंची है। और फिर है जारोला पहाड़, ये 588 मीटर ऊंचा है। जालोर की ये श्रेणियां हैं, याद रखनी है। कहां पर है? दक्षिणी अरावली में। चलो नेक्स्ट, अरावली की, समस्त अरावली की ऊंची चोटियों की बात करें तो ये 10 चोटियां हैं। टोटल 10 चोटियां हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया है कि अरावली की सबसे ऊंची यदि श्रेणी देखें तो ये आएगी दक्षिणी अरावली। इन 10 ऊंची चोटियों में से केवल एक ही चोटी है जो उत्तरी अरावली में स्थित है, बाकी 9 जो पहली ऊंची चोटियां हैं वो कहां पर है? दक्षिणी अरावली में स्थित है। देखिए कौन कौन सी? गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा क्रमशः कितने कितने मीटर ऊंचे हैं? 1722 गुरु शिखर, 1597 शेर और 1442 ये दिलवाड़ा। तीनों ही कहां पर स्थित है? सिरोही में। सिरोही में।
तीनों ही सिरोही में स्थित है। राजस्थान की पहली 3 ऊंची चोटियां गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। चौथी जरगा, जरगा 1431 किलोमीटर, ये कहां पर है? उदयपुर में, उदयपुर में। अब पहली 4 चोटियों की आप ट्रिक बना सकते हैं। गुरु का शेर जाग गया, गुरु का शेर दिल से जाग गया, गुरु का शेर दिल से जाग गया, ये ध्यान में रखना है। तो इससे आप 4 ऊंची चोटियां याद कर सकते हैं। इसके बाद में अचलगढ़, अचलगढ़ 1380, ये मिलान करने में आते हैं, याद रखने पड़ेंगे। अचलगढ़, फिर ये सिरोही में, फिर ये सिरोही में। उसके बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ 1224, 1224, ये कहां पर है? राजसमंद में, राजसमंद में। जब भी डूंगर नाम आ जाए, धौलिया डूंगर और जेलिया डूंगर, जब भी नाम आ जाए, क्रम से कितने ऊंचे हैं? 1183 और 1166। आपने उदयपुरी करना है। इसमें सवाल पूछा जाता है और ऑप्शन में डूंगरपुर आता है। धौलिया डूंगर चोटी के लिए और जेलिया डूंगर चोटी के लिए डूंगरपुर ऑप्शन दिया जाता है, जो कि गलत है। उत्तर क्या है इसका? उदयपुर में स्थित है। क्लियर है? इसके बाद में जयराज, जयराज 1090, ये फिर सिरोही में है, सिरोही में। और एकमात्र जो पहली 10 चोटियों में दक्षिण अरावली में नहीं है, तो वो है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर ऊंचा है। और कहां पर है? सीकर में, सीकर में ये स्थित है, सीकर में। क्लियर है? तो ये था दक्षिणी अरावली से संबंधित हमारा वर्गीकरण। अब चलते हैं मध्य अरावली की तरफ। मध्य अरावली जो है वो कहां से कहां तक स्थित है, तो हम देखेंगे सांबर से लेकर के और देवगढ़, देवगढ़ पहाड़ियों तक। देवगढ़ पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद, यहां तक ये स्थित है। और इसमें क्या क्या विशेषता है कि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा? पुष्कर घाटी इसी में स्थित है। कहां? मध्यवर्ती अरावली में। राजस्थान में अरावली का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? तो अजमेर में। वो भी किसके अंतर्गत आता है? मध्यवर्ती अरावली के अंतर्गत आता है। यदि मध्यवर्ती अरावली की बात करें 3 ऊंची चोटियों की, तो कौन कौन सी चोटी आएगी? सबसे पहले मोरंगजी, मोरंगजी जिसको दूसरा नाम क्या कह देते हैं? टाडगढ़। ये कितनी ऊंची है? 933.72 मीटर ऊंची है। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी यही है। क्लियर है? दूसरी है तारागढ़, तारागढ़ जिसमें अजमेर का किला भी बना हुआ है इस चोटी पर। ये कितनी ऊंची है? 873 मीटर ऊंची है। और तीसरी है नागपाड़, जहां से लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र होता है, तो वो कितना ऊंचा है? 795 मीटर ऊंचा है। ये 3 ऊंची चोटियां हैं किसकी? मध्यवर्ती अरावली की। क्लियर है? अब देखें कि मध्यवर्ती अरावली में मेरवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा राज्य की मध्यवर्ती पहाड़ी कहलाती है। जितनी भी अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी मध्यवर्ती पहाड़ी कौन सी है? मेरवाड़ा पहाड़ी है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मेरवाड़ा पहाड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट देखें कि ये जो मध्यवर्ती अरावली है, इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र के बीच में अंतराल, जिसको हम कह देते हैं पहाड़ों के बीच में रास्ता, उन पहाड़ों के बीच में रास्ते को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। दर्रा, दर्रे को हम और किस नाम से जान सकते हैं? नाल। तो ये नाल और दर्रे सर्वाधिक पाए जाते हैं किसमें? मध्यवर्ती अरावली में। कौन से हैं? वो पूरे राजस्थान के, पूरे अरावली के दर्रे हम एक साथ इसके बाद पढ़ेंगे। उत्तरी अरावली के बाद राजस्थान के दर्रे और पठार हम एक साथ पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अरावली की क्या दशा है। उत्तरी अरावली की बात करें तो इसका सबसे पहले विस्तार देखते हैं। यदि हम राजस्थान के उत्तर पूर्वी दिशा में देखें तो ये सीमा बनेगी सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर। यही वो जिले हैं जिनमें ये अरावली की श्रृंखला फैली हुई है।
क्लियर है। और यहां से लेकर के और ये संबर तक इसका विस्तार है। किसका? उत्तरी अरावली कह दे या उत्तरी पूर्वी अरावली कह दे तो भी सही है। इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर दौसा के बाद करौली और सवाई माधोपुर, यहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र देखे जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, ये करौली और सवाई माधोपुर में क्या है? अरावली तथा दक्षिण से देखे तो विंध्याचल के बीच में संक्रमित क्षेत्र माना जाता है। कौन कौन से जिलों में? करौली में और सवाई माधोपुर में। करौली और सवाई माधोपुर में यह संक्रमित क्षेत्र माना जाता है। किसका? अरावली का और विंध्याचल का। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिले याद रखना करौली और सवाई माधोपुर में है ये। क्लियर है। अब देखें कि इसकी 3 ऊंची चोटियां कौन सी है? रघुनाथगढ़ और मालखेत। रघुनाथगढ़ और मालखेत दोनों ही कहां पर है? सीकर में है। 1055 मीटर और दूसरा है 1052 मीटर। उसके बाद में लोहगढ़ 1051 मीटर ऊंचा है। इसके बाद अन्य जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में सवाल मिलान करने में बहुत आते हैं। खो की पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में। अब यहां ध्यान रखना है, जयपुर की 2 पहाड़ियां पूछी जाती है। कौन सी? एक तो वाबाई और खो, दोनों ही जयपुर में है। खो कितनी ऊंची है? 920 मीटर ऊंची। अब वाबाई और बबाई ये 2 अलग अलग पहाड़ियां हैं। वाबाई तो जयपुर में है और बबाई झुंझुनू में है। ये सवाल कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार आता है सामने, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बबाई झुंझुनू में है और वाबाई जयपुर में है। क्लियर है। फिर है बेरांच कहां पर है? अलवर में है, 792 मीटर ऊंचा है। फिर है बिलाली ये जयपुर में है, 775 मीटर ऊंचा है। जयगढ़ नाहरगढ़ ये दोनों ही जयपुर में है, 646 और 599 क्रमशः ये इनकी ऊंचाई है। तो ये याद रखना है, सबसे ऊंची पहाड़ियां यहाँ पर कहां मिलेगी? सीकर में मिलेगी। और उसके बाद में मिलान करने में खो का नाम आ जाए, चाहे बिलाली का नाम आ जाए, चाहे वाबाई का नाम आ जाए, चाहे जयगढ़ का नाम आ जाए, चाहे नाहरगढ़ का नाम आ जाए, ये सारे के सारे जो चोटियां हैं कहां पर है? जयपुर में है। और बेरांच आए तो अलवर है और बबाई आए तो झुंझुनू है। क्लियर है। ये ध्यान में रखना, ये है उत्तरी अरावली की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि अरावली के जो दर्रे हैं और अरावली के जो पठार हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कैसे बन सकते हैं। दर्रों को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं दर्रे होते क्या है। देखें, पहाड़ों के बीच में रास्ता, ये मैंने चित्र से पहाड़ बनाए हैं और पहाड़ के बीच में ये जो रास्ते बनते हैं, कौन सा? ये वाला रास्ता, चाहे ट्रेन का हो चाहे सड़क मार्ग हो, यदि पहाड़ों के बीच में रास्ता बनता है तो वो क्या कहलाता है? वो दर्रा कहलाता है, दर्रा। और दर्रे को क्या कह देते हैं? नाल कह देते हैं, नाल। राजस्थान में सबसे ज्यादा दर्रे है किस राज्य में? तो उत्तर है राजसमंद। इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना इसको अच्छी तरह। राजसमंद में सर्वाधिक दर्रे मिलेंगे। अब हम देखते हैं एक एक राज्य के, 5 ही राज्य हैं जिनमें दर्रों की मात्रा विशेष पाई जाती है। कौन कौन से? राजसमंद हुआ, उदयपुर हुआ, पाली हुआ, अजमेर हुआ और बूंदी हुआ। ये 5 जिले हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हम राजसमंद को देखते हैं। राजसमंद को हम एक ट्रिक के माध्यम से ये दर्रे याद करते हैं। कौन से? कमली गौर कोई व्यक्ति का नाम रखा है, कमली गौर। पग पर हल्दी दी, कमली घाट और गोरम घाट, ये जो 2 दर्रे हैं ये कहां पर है? राजसमंद में। पग से पगलिया,
पगलिया दर्रा, जिसको जिलवा दर्रा भी कहते हैं, अभी करते हैं इसकी बात। ये कहां पर? राजसमंद में। हल्दी से हल्दी घाटी दर्रा कहां पर? राजसमंद में। दी से दिवेर दर्रा कहां पर? राजसमंद में। तो ये 4 दर्रों की बात की है, कहां पर? राजसमंद में। गोरम घाट और कमली घाट, ये दोनों दर्रे राजसमंद में, हल्दी घाटी और दिवेर। ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हैं, दिवेर का भी पढ़ते हैं। जिलवा, जिलवा और पगलिया, इसकी विशेषता क्या है कि ये पाली और राजसमंद की सीमा पर है। पाली और राजसमंद की सीमा पर है ये, और ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, क्योंकि पाली को हम किस हिस्से में रखते हैं? मारवाड़ में, और राजसमंद को मेवाड़ में। तो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है कौन सा? जिलवा का दर्रा। क्लियर है? अब चलते हैं पाली की तरफ। देखिए पाली में 2 दर्रे हमने विशेष पढ़ने हैं। सबसे पहला देसूरी दर्रा, देसूरी दर्रा, इसे देसूरी की नाल भी कह देते हैं, देसूरी दर्रा। दूसरा है बर दर्रा, इसकी ट्रिक भी बनाई है, बरदेसी पाली, बरदेसी पाली। बर से बर दर्रा, देसी से देसूरी दर्रा और पाली से पाली जिला। बर दर्रा, इसकी विशेषता क्या है कि NH14 यहां से निकलता है, NH14। और बर दर्रा जो है वो पाली और अजमेर की सीमा पर है, पाली और अजमेर की सीमा पर बर दर्रा। शेर ससुरी का आगमन इसी दर्रे से माना जाता है, बर दर्रे से। NH14 का संबंध भी बर दर्रा से है। क्लियर है? अब आते हैं अजमेर की तरफ। देखिए अजमेर में हमने मुख्य 6 जो दर्रे हैं उनको पढ़ना है। कचबाली, परवरिया, पीपली घाट। घाट शब्द जहां भी आए तो या तो अजमेर का है या फिर राजसमंद का है। राजसमंद के हमने गोरम घाट, कमली घाट पढ़ा था, उसके बाद में घाट कौन से रह गए? पीपली, स्वरूप और सूरा घाट। पीपली, स्वरूप और सूरा घाट अजमेर के है। ठीक है? इसके बाद में उदावरी, ये 6 दर्रे हैं टोटल। कचबाली, परवरिया, पीपली घाट, उदावरी, स्वरूप घाट और सूरा घाट, ये अजमेर के दर्रा है। क्लियर है? अब चलते हैं हम उदयपुर की तरफ। देखिए उदयपुर के जो प्रमुख दर्रे हैं उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की है। देखिए उदय बोला कि हाथी सोमवार केवड़ा फूल देवे, हाथी सोमवार केवड़ा फूल देवे। तो हाथी से हाथी गुड़ा, सोमवार से सोमेश्वर, केवड़ा से केवड़ा की नाल, फूल से फुलवारी की नाल, देवे से देबारी। ये जो 5 दर्रे हैं ये कहां के हैं? ये उदयपुर के 5 दर्रे हैं। इसके बाद देखते हैं बूंदी के दर्रे। बूंदी के दर्रे, बूंदी के दर्रे, बूंदी के दर्रों में, बूंदी के दर्रों में सबसे पहले नाम आएगा लाखेरी का। लाखेरी, लाखेरी। दूसरा है खटखट, खटखट रामगढ़, खटखट रामगढ़। और तीसरा जो दर्रा है वो है चित्तावास, चित्तावास, चित्तावास। तो ये प्रमुख दर्रे हैं किसके? अरावली के, जिनके बारे में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आपने इन दर्रों को नहीं भूलना। क्लियर है? अब देखते हैं हम अरावली की और विशेषताएं पठार और पहाड़ियों के रूप में। देखें सबसे पहले उड़िया पठार, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और कहां है? अब्बू पर्वत से ऊपर। कहां? सिरोही में। 1360 मीटर ऊंचा है। दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का पठार है, जो किस किस को जोड़ता है? राजसमंद और उदयपुर को जोड़ता है। मतलब गोगुंदा उदयपुर और राजसमंद कुंभलगढ़, इनको जोड़ता है। कितना ऊंचा है? 1225 मीटर ऊंचा है। दूसरा ऊंचा पठार ये है। तीसरा ऊंचा पठार कौन सा है? अब्बू पठार है, ये भी सिरोही में है, 1200 मीटर ऊंचा है। क्लियर है? अब बात करते हैं मेसा पठार की। मेसा पठार
620 मीटर ऊंचा है और यही वो पठार है जिस पर क्या बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ। क्लियर है। फिर लसनिया का पठार, लसड़िया कह देते हैं, लसनिया कह देते हैं, दो नाम है। लसड़िया का पठार कहां पर है, उदयपुर में, उदयपुर में। सीधा ही पूछ लिया जाता है ये सवाल। मानदेसर का पठार, ये देखिए चित्तौड़गढ़ में एक जगह है, चित्तौड़गढ़ के बाद भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो मानदेसर पठार पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ का किला मानदेसर पठार पर स्थित है। क्रास का पठार सरिस्का अलवर में है और सरिस्का अभ्यारण्य इस क्रास का पठार पर स्थित है। क्लियर है। काकनवाड़ी का क्षेत्र, काकनवाड़ी का किला जो अलवर में स्थित है वो यहीं पर स्थित है, काकनवाड़ी पठार पर। मगरा क्या होता है, देखें उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग में ये मगरा क्षेत्र स्थित है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसी पर स्थित है जरगा पहाड़ी, जरगा पर्वत। क्लियर है। फिर है ऊपरमाल, ऊपरमाल किन दो जिलों के बीच में स्थित है, तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में स्थित है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ का कौन सा हिस्सा होगा, भैंसरोडगढ़, और भीलवाड़ा का कौन सा, बिजोलिया। इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, ऊपरमाल कहलाता है। क्लियर है। फिर देखते हैं सुंडा पर्वत, सुंडा पर्वत कहाँ, जालोर में, जालोर में, जालोर में सुंडा पर्वत भीनमाल क्षेत्र में स्थित है। ये वो क्षेत्र है जहां 2008 में सुंडा माता का मंदिर है, वहां पर सबसे पहला रोपवे बना था राजस्थान का, रोपवे ये सुंडा पर्वत पर ही है। क्लियर है। फिर है हर्ष पहाड़ी, कहां पर है, सीकर में। हर्ष पहाड़ी क्यों विशेष है, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सवाल है हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत जीण माता, जीण माता का मंदिर यहाँ पर है, जीण माता का मंदिर यहाँ पर है हर्ष पर्वत पर। कहां पर है, सीकर में है। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना है, हर्ष पहाड़ी सीकर में है, जीण माता के मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो ये था हमारा अरावली पर्वतमाला से संबंधित विस्तार से वर्णन। अब देखते हैं हम तीसरा भौतिक क्षेत्र, कौन सा, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान कहाँ बनता है, सबसे पहले देखें ये जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा से लेकर के और यहाँ पर इस तरफ भरतपुर संभाग तक, भरतपुर संभाग तक ये फैला हुआ है। और इसका जो डाल है, इसका डाल किस तरफ है, पूर्वी दिशा की तरफ है, पूर्वी दिशा की तरफ है। और इसका विस्तार 10 जिलों में है, 10 जिलों में। 10 जिलों में कौन कौन सा, भरतपुर संभाग तो पूरा आ जाएगा, भरतपुर संभाग पूरा आ जाएगा। कितने जिले इसमें, 4 जिले हैं भरतपुर संभाग के। कौन कौन से, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके बाद में अजमेर संभाग के 2 जिले इसमें सम्मिलित है। कौन कौन से, अजमेर और टोंक, अजमेर और टोंक। जयपुर संभाग के इसमें 3 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन से, अलवर, जयपुर और दौसा। और बांसवाड़ा जो दक्षिण में स्थित है वो एकमात्र जिला, दक्षिणी राजस्थान से एकमात्र जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये 10 जिले हैं जहां पर किसका विस्तार है, पूर्वी मैदान का विस्तार है। अब देखिए इस मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, उपजाऊ मिट्टी। इसीलिए ये फसल उत्पादन में सबसे प्रमुख स्थान है, फसलों के उत्पादन में कृषि के दृष्टिकोण से सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है राजस्थान का। डाल इसका पूर्व की ओर है, सबसे विकसित भी यही है क्योंकि मैदान है, मैदान में सबसे ज्यादा तो जन घनत्व मिलेगा।
मैदान ही वो क्षेत्र होता है जहां पर उद्योग सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, और मैदान ही वो क्षेत्र है जहां पर क्या होगा, यातायात का प्रभाव, यातायात का विकास सबसे ज्यादा होगा। ये ध्यान में रखना है। इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा नदी का मैदान। बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? बैराठ, बैराठ पहाड़ी जयपुर से निकलती है, और जहां ये बहती है वो सारा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बाणगंगा का मैदान। दूसरा बनास नदी का क्षेत्र। बनास नदी के क्षेत्र में जो सबसे प्रमुख आकृति बनती है वो है पिडमांट। पिडमांट, पिडमांट क्या है कि टीले नुमा जो उच्च भाग है अपर्दन के बाद रह जाता है वो क्या कहलाता है? वो पिडमांट कहलाता है। क्लियर है? फिर है चंबल नदी का मैदान। चंबल नदी का मैदान, चंबल नदी का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? एक तो उत्कात भूमि के लिए, उत्कात भूमि के लिए कि जो चंबल नदी में कटाव हो गया है उससे बड़े बड़े खड्ड बन गए हैं, उसको क्या कहेंगे? उत्कात भूमि। और उसी का दूसरा नाम है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र कहां पर है? सबसे ज्यादा स्वाई माधोपुर और करौली जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और जो छोटा कटा फटा भाग है उसको क्या कह देते हैं? बीहड़ कह देते हैं। जो ये उत्कात भूमि है, डांग क्षेत्र है, ये डाकुओं का आश्रय स्थल भी कहलाता है। डाकू यहाँ पर शरण लेते हैं, लूटपाट भी करते हैं। कटा फटा जो भाग होता है छोटा, उसको क्या कह देते हैं? बीहड़। यदि 5 से 10 मीटर गहरे हो जाएं तो उनको स्थानीय भाषा में क्या कह देते हैं? खद्दर कह देते हैं। वास्तव में खद्दर क्या होता है? जो नवीन कांप मिट्टी का क्षेत्र है वो कहलाता है खद्दर, लेकिन वहां की स्थानीय भाषा में इसको क्या कह देते हैं? खद्दर कह देते हैं। और चौथा जो इसका भाग है वो है माही बेसिन। माही बेसिन। और ये मैदान कहाँ बनता है? ये बांसवाड़ा में बनेगा, बांसवाड़ा में। क्लियर है? तो ये था कौन सा? पूर्वी मैदान। अब देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसको हम क्या नाम देते हैं? हाड़ौती का पठार। उसका वर्णन करते हैं। हाड़ौती के पठार की बात करेंगे तो हमें ये याद रखना है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी चर्चा की थी, कि ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। पहला कौन था? अरावली। दूसरा पुराना प्रदेश कौन सा है? ये हाड़ौती है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया भौतिक आधार पर। कैसे? एक तो विंध्यन कगार के रूप में, और विंध्यन कगार कौन सा है? जो बूंदी से ऊपर का हिस्सा जो करौली स्वाई माधोपुर से स्तब्ध है वो क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ की विशेषता क्या होगी कि यहाँ बीहड़ मिलेंगे। विंध्यन कगार को आपने इतना ही याद रखना है। दूसरा जो इसका भाग है वो कौन सा है? दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार। और इस पूरे क्षेत्र को क्या कह देते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठार भी कह देते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है। किसकी? हाड़ौती की। हाड़ौती की औसत ऊंचाई। अब देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में गोंडवाना लैंड के 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और एक था अरावली। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिलों में फैला हुआ है। ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये जो क्षेत्र है ये विंध्यन क्षेत्र और अरावली के बीच में संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? ये हाड़ौती का पठार। राजस्थान में जो 1 वर्ष की सर्वाधिक वर्षा है भौतिक प्रदेश के रूप में, वो कहाँ मिलेगी? हाड़ौती क्षेत्र में मिलेगी। इसीलिए ये क्षेत्र क्या है? राजस्थान का अति आर्द्र प्रदेश कहलाता है। अति आर्द्र प्रदेश। यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो किस प्रकार की है? लाल और काली मिट्टी यहाँ पर मिलती है। और लाल और काली मिट्टी की जब भी बात आएगी तो फसलों के रूप में कपास, और उसके बाद में मक्का, और एक मसाले। मसाले कहां पर? 12 में आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में मसालों का घर किसे कहते हैं? 12 को कहते हैं। तो मसालों के लिए ये उपयोगी क्षेत्र है। किस किस फसल के लिए? एक तो कपास के लिए, दूसरा मक्का के लिए, और तीसरा मसालों के लिए। ये प्रमुख माना जाएगा।
अब देखिए जो इसका दक्कन का लावा पठार है, ये वाला हिस्सा, इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें अपवाह क्षेत्र जो है वो वृक्षाकार रूप में मिलता है। मतलब सबसे ज्यादा यदि अपवाह तंत्र विकसित है तो वो हाड़ौती क्षेत्र में ही है, कोट्टा संभाग में है, हाड़ौती क्षेत्र में, ये ध्यान में रखना है। और किस प्रकार का अपवाह क्षेत्र है? वृक्षाकार उसका प्रतिरूप है, बहुत सारी शाखाएं आकर के इसमें मिलती है। यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है? वो मुकुंदरा हिल्स कहलाती है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहलाती हैं। और ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं ये कैसे स्थित है? ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ऐसे इस प्रकार से स्थित हैं। कितनी लंबी? 120 किलोमीटर यूं, 120 किलोमीटर यूं लंबी है ये पर्वत श्रेणियां। कौन सी? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है चंदवाड़ी शिखर। चंदवाड़ी शिखर कितना? 517 मीटर ऊंचा है। और यदि पूरे हाड़ौती का सबसे ऊंचा शिखर कहें तो वो कौन सा आएगा? वो सतूर आएगा। सतूर, सतूर कितना ऊंचा है? 553 मीटर ऊंचा है। और ये है कहां पर? ये बूंदी जिले में स्थित है। क्लियर है? तो ये था हमारा हाड़ौती का क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा ये पहला वीडियो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित, इससे पहला कौन सा था? राजस्थान की स्थिति और अवस्थिति भौतिक प्रदेश से संबंधित मैंने पूरे इस एक वीडियो में वर्णन किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।